मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, क्या ईडी की ताकत होगी कम। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। करीब एक दशक पहले का वक्त याद करिए, जब साल 2010 में देश ने कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की थी। करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई। इसके बाद 2011 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में भी घोटाले की बात सामने आई। इन सभी मामलों की जांच सीबीआई के पास थी। उस वक्त तक ईडी का नाम भी लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसा लाजमी था क्योंकि ईडी की कार्रवाई की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। विपक्षी नेता जब भी केंद्र सरकार को घेरते, उसमें ईडी का जिक्र जरूर करते। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर अहम टिप्पणी की है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर केस स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन हो तो फिर ईडी बीच में किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई गुरुवार को यह अहम व्यवस्था दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हों और वो शख्स अदालत में पेश हुआ हो तो फिर केस चलने के दौरान उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी को लेकर एक नियमावली तय कर दी, जो आगे के केसों के लिए नजीर मानी जा सकती है। अदालत ने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि पीएमएलए के तहत सेक्शन 45 के तहत सख्त दोहरे टेस्ट में खुद को सही साबित किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 का कहना है कि इस एक्ट के तहत सरकारी वकील को यह अधिकार है कि वो आरोपी की बेल अर्जी का विरोध कर सके। इसके लिए उसे एक मौका मिलता है। इसके अलावा आरोपी को ही अदालत में यह साबित करना होता है कि अगर उसे बेल मिली तो वो कोई दूसरा ऐसा अपराध या एक क्राइम नहीं करेगा। इसके अलावा कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी भी आरोपी की होगी। इन शर्तों के चलते ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल गए लोगों के लिए जमानत पर बाहर निकलना मुश्किल होता है। यही वजह है कि तमाम नेताओं और दूसरे लोगों को ऐसे मामलों से जेल से बाहर निकलने में वक्त लगता है। जस्टिस AS ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा, अगर आरोपी समन जारी होने पर स्पेशल कोर्ट में पेश होता है तो फिर उसे हिरासत में नहीं माना जा सकता। इसके आगे अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत की दोनों शर्तों पर संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ईडी ऐसे किसी आरोपी की हिरासत चाहती है जो समन पर पेश हुआ हो तो उसके लिए उसे अदालत का रुख करना होगा। अदालत तभी हिरासत में लेने का आदेश देगी जब ईडी कोर्ट को संतुष्ट कर दे कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है। ये मामला एक ऐसे केस में सामने आया जहां ये बात उठी कि आरोपी को बेल की दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। इस पर अदालत ने यह व्यवस्था दी है। अदालत ने इस मामले में 30 अप्रैल को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत इस मामले में यह विचार कर रही थी कि अगर पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत मामला अदालत में हो तो ईडी आरोपी को अरेस्ट कर सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईडी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। वैसे ईडी इस वक्त दिल्ली शराब घोटाले की जांच को लेकर खूब सुर्खियों में है। ईडी ने दिल्ली के सीएम और आप के मुखिया को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वही शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई मंत्री, नेता या कहें कि पूरी पार्टी ही शिकंजे में है, जिसमें मनीष सिसोदिया से लेकर बीआरएस की नेता के कविता तक शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक से कई दिनों तक ईडी पूछताछ कर चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी का ताकत जो है वो कितनी ज्यादा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या ईडी की बढ़ती ताकत को सीमित करने की अब कोशिश की जा रही है शीर्ष अदालत की तरफ से? वैसे ये सिर्फ एक सवाल है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी पूरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। भारत सरकार के तहत काम करने वाली एक ऐसी एजेंसी, देश में अगर बड़े पैमाने पर कहीं भी पैसों की हेराफेरी होती है तो उसकी जांच ईडी करती है। अक्सर सुर्खियों में भी रहती है। खबरों में रहने से इतर ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय एक और काम करती है। ऐसे लोगों पर नजर रखना, उन्हें पकड़ना जो किसी न किसी तरह से पैसों की हेराफेरी में शामिल हैं। कुछ मामले जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, जिनकी जांच ईडी कर रही है या जिनका संबंध इन केसों से है, जिसमें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, दिल्ली जल बोर्ड केस, केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी, संदेश खाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी, ये वो मामले हैं जिसमें ईडी खूब सुर्खियों में रही। ईडी की शुरुआत 1 मई 1956 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से एक संस्था बनाई। उस वक्त ये यूनिट फॉरेन करेंसी से जुड़े मामले देखा करती थी।
फिर साल 1957 में एक यूनिट का नाम जो था वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। मौजूदा वक्त में ये संस्था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है। शुरुआत में ये एजेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 यानी फेरा के तहत अपनी जांच और कार्रवाई करती थी। ये एक ऐसा एक्ट था जिसे 1947 में लाया गया था। इसका उद्देश्य फॉरेन करेंसी के आदान प्रदान को रेगुलेट करना था। साल 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 को हटाकर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 लाया गया। यानी अब ईडी नए कानून 1973 के एक्ट के तहत कार्रवाई करने लगी। इसके बाद 1973 से 1977 तक 4 सालों तक ईडी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स गृह मंत्रालय के मातहत रही और मौजूदा वक्त में ये संस्था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती रही। ये एजेंसी आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है। ईडी के डायरेक्टर। ईडी की स्थापना के वक्त एक डायरेक्टर का पद बनाया गया था जो इसके मुखिया हुआ करते थे। उन्हें असिस्ट करने के लिए रिजर्व बैंक से डेपुटेशन पर एक अधिकारी होता था। साथ ही स्पेशल पुलिस के 3 इंस्पेक्टर भी ईडी का हिस्सा हुआ करते थे। उस वक्त बॉम्बे यानी अब मुंबई और कोलकाता में ईडी की ब्रांच थी। वर्तमान में भी ईडी को एक डायरेक्टर ही लीड करते हैं, लेकिन इसके साथ एक जॉइंट डायरेक्टर भी होते हैं। इनके अंडर में कई सारे स्पेशल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। ईडी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच कुल 3,555 केस दर्ज किए गए और 99,355 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। बात करें यूपीए सरकार की तो 9 साल यानी जुलाई 2005 से मार्च 2014 तक 1867 केस दर्ज किए गए। अगर किसी भी मामले में पैसों के हेरफेर या कोई आर्थिक एंगल सामने आता है तो ईडी उसकी जांच में शामिल हो जाती है। सीबीआई जहां केंद्र सरकार के कहने या अदालत के आदेश पर जांच करती है, वहीं ईडी के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यानी कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी पुलिस स्टेशन में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने पर पुलिस को मामले की जानकारी ईडी को सौंपनी होती है। ये कंपलसरी है। अगर ईडी को पुलिस से पहले मामला पता चल जाए तो वो खुद से भी जांच शुरू कर सकती है। ये भी अधिकार ईडी को है। किन कानूनों के तहत काम करती है ईडी? जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ईडी मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अपनी कार्रवाई करती है। तो समझते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो शॉर्ट में इसे PMLA कहा जाता है। ये एक क्रिमिनल लॉ है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए इसे लाया गया था। ईडी अपराध से कमाए पैसों का पता लगाने, अस्थायी रूप से प्रॉपर्टी को सील और अटैच करने और स्पेशल कोर्ट द्वारा आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए PMLA का इस्तेमाल करती है। PMLA के मामलों में ईडी 3 साल तक जमानत रोक सकती है, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार रखती है और ये अटैच की गई प्रॉपर्टीज केंद्र सरकार के अधीन चली जाती है। ईडी को ही PMLA के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस एक्ट को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया गया, जिससे बड़े स्तर पर हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सके। PMLA की धारा 19 ईडी के अधिकारियों को व्यक्ति के पास से बरामद सामग्री के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। इसके अलावा कुछ और भी कानून हैं जो ईडी को खास तरह की ताकत देते हैं या कहें कि खास अधिकार देते हैं। नीरव मोदी याद होगा आपको, 13,000 करोड़ रुपए के PNB घोटाले में जो आरोपी था, जो देश से भाग गया था। नीरव के फरार होने के बाद ईडी ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। ऐसा ईडी ने किया था द फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत। ये कानून ईडी को ताकत देता है, वो ऐसे भगोड़ों की संपत्ति को जब्त कर सकती है। ये तो ही ईडी की शक्तियां जैसा मालूम पड़ता है, और इन सभी कानूनों के दम पर ईडी को काफी शक्तियां मिली हुई हैं। क्या इन शक्तियों की कोई लिमिट है? ये सवाल बार बार उठता रहा है और कई बार इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में बताते हुए, जिसने PMLA एक्ट के तहत ईडी के पास कितनी शक्तियां हैं और अच्छे से परिभाषित किया था। क्या था सुप्रीम कोर्ट में ईडी की शक्तियों वाला केस? चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी M3M इंडिया के डायरेक्टर पंकज बंसल के केस में एक लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तारी के वक्त जरूरी है कि ईडी व्यक्ति को लिखित में जानकारी दे
यानी कि उसे सूचना दे और उसकी वजह बताए। इसे ईडी की शक्तियों पर एक लगाम के रूप में देखा गया। लेकिन फिर उसी साल रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के संस्थापक राम किशोर अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी माना कि बंसल के केस के फैसले से पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से फैसला लागू नहीं होगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिव रूप से पुराने केसों में यह फैसला लागू नहीं होगा। इस फैसले के बावजूद पीएमएलए जैसे कानूनों के चलते ईडी के पास यहां पर पर्याप्त शक्तियां हैं, जिनके चलते आप देखते हैं कि ईडी के मामलों में अक्सर बेल मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खुद ही जो गुनहगार होता है उसे खुद ही अपना जो गुनाह है वो साबित भी करना होता है और खुद को बेकसूर साबित करने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर आरोपी की होती है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो ये अहम टिप्पणी आई है उसमें क्या वो नजीर बनेगी, ये भी एक अहम सवाल है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईडी के एक्शन से विपक्षी नेता, खासतौर से जो भ्रष्टाचारी हैं, उनमें एक तरह का डर साफ तौर पर देखा जाता है। और लगातार जिस तरह से पीएम मोदी ने भी कहा है, जीरो टॉलरेंस नीति जो भ्रष्टाचार को लेकर बनाई गई, उन्होंने कहा कि ये जीरो टॉलरेंस नीति हर किसी पर लागू होती है और यहाँ पर जिसने भी जितना भ्रष्टाचार किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।